ओके, गुड आफ्टरनून। सो काफ़ी सारी शानदार कहानियों के बीच में हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी कि वो कहानी है ना, एक कैटरपिलर में से बटरफ्लाई बन के उड़ने वाली और एक भीगी बिल्ली में से लायनेस बनने वाली स्टोरी है। तो आपने पढ़ा ही होगा कि सेशन का नाम क्या है। वी फॉर व्हीलर, व्हीलर मतलब होता है शौर्य, विजय। वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री मतलब होता है विजय, जय, जीतना, खुद पे जीतना। एंड वी फॉर, आई एम वेलकमिंग टू वैष्णवी दीदी टू शेयर हर स्टोरी। ओएसिस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें एक प्रोजेक्ट का नाम जो लोग इधर हैं उन्होंने ऑलरेडी सुन लिया होगा, सामर्थ्य है। सामर्थ्य वो पावर टू द गर्ल्स, माने लड़कियों को उठाने का, लड़कियों को एम्पावर करने का प्रोजेक्ट है। और हमारी वैष्णवी है वो ये सामर्थ्य के प्रोजेक्ट की एक मिसाल है। तो जैसे मानसी ने बताया कि कैसी लड़की थी और क्या खूबसूरत, उसने बहुत ऑनेस्ट और बहुत ब्रेव उसकी जर्नी रही है। तो पहले उसके मुंह से सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। यस, सो एमएचई में आने से पहले मतलब मैं कोई बिगड़ी हुई लड़की नहीं थी। मैं बहुत ही अच्छी लड़की थी, बहुत सिंसियर थी। मैंने कभी भी स्कूल में बंक नहीं किया है, एक भी मतलब एक भी पीरियड मिस नहीं किया है। मुझे स्कूल में भी आदर्श मतलब आइडियल जो स्टूडेंट का खिताब मिलता है वो मुझे मिला था। और मतलब घर में भी जो भी मम्मी पापा कहते थे तो वो मैं सुन मतलब उनको भी ऐसा कभी भी मेरे पे गुस्से करने का वो नहीं हुआ, मतलब इच्छा नहीं हुई कि मैं इन पे गुस्सा करूं। मतलब कोई भी कंप्लेन मैंने स्कूल में, मेरी कोई भी कंप्लेन भी नहीं आती थी स्कूल में से। और इतनी अच्छी थी। और जो भी मेरे से बड़े हैं, मतलब मेरे दादा होते हैं, मेरे अंकल होते हैं, सबकी बात मैं सुनती थी। मतलब इतनी अच्छी थी, इतने सारे गुण थे मेरे में। और मुझे बहुत सारी इस तरह मतलब ऐसी थी तो बहुत सारा प्रेज भी मिलता था, सब लोग मेरी तारीफ करते थे, मेरे अच्छे परसेंटेज भी आते थे। तो स्कूल में भी बहुत होशियार थी, अभी भी हूँ ही। सो मतलब ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और मैंने ऐसा तो पहले से ही ठान लिया था कि 12th के बाद मैं घर पे रहने वाली नहीं हूँ, मुझे बाहर ही जाना है। और मुझे मेरे पापा के पैसे से नहीं जीना है, वो मेरा पहले से ही ख्वाब था। शायद मैंने उनको कन्विंस करके बाद में बताया था कि मुझे कुछ ऐसा करना है। और मैं बड़ौदा में आई, एमएचई मिला। और इतनी अच्छी थी, मतलब सबका कहा मानती थी, ओबीडियंट थी। तो मेंटर्स का कहा भी मान रही थी, मेंटर्स भी मेरे से खुश थे। जो भी काम देते थे वो बहुत ही अच्छी तरह से करती थी, दिल लगा के करती थी। कभी भी मतलब उनसे झगड़ती भी थी, मतलब क्वेश्चन भी करती थी। विनीत भैया को बहुत परेशान किया है कि ये मतलब जो भी वैल्यूज है, एसओपी है, तो ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, सब कुछ मतलब मैं कर रही थी। ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही थी। और इतनी सारी मैंने मतलब इतना सारा अच्छा काम कर रही थी, तो मेंटर्स को भी ऐसा लगा कि ये अभी इसको कुछ नया देना है। तो पहले तो मैं सिर्फ पेन स्लिप भरना, बैंक में जाना, ऐसा नॉर्मल काम करती थी। लेकिन यही मतलब मेरे जज्बे देख के मैं इतना अच्छा काम कर रही थी, तो मुझे उन्होंने एक लेवल स्टेप अलग जवाबदारी दी। मतलब ऐसा बोला कि वैष्णवी अभी तुझे खुद डिसीजन लेना है, मतलब अभी जो तू कर रही है वो अभी हम कुछ नहीं तेरे को बोलेंगे, तुझे खुद ही खुद से करना है। तो मुझे पहली बार ऐसा शॉक लगा था कि मैं खुद से कैसे कर सकती हूँ कुछ भी, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैं मतलब मुझे कोई बोलता था तो ही मैं करती थी। मुझे ऐसा फील होता था कि यार मुझे कोई गाइड चाहिए जो मुझे डायरेक्शन दे कि ये रास्ता नहीं, ये रास्ते पे जाना है, ऐसा नहीं वैसा करना है।
और हमेशा से ही मुझे ऐसा ही था, और अचानक मेंटर्स ने ऐसा बोला कि नहीं, अभी तो तुझे खुद से डिसीजन लेने हैं। तभी तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और जो भी काम, मतलब वो लगने लगा कि अभी मैं कुछ भी करूंगी तो बिगड़ जाएगा, तो वो क्या होगा, डांटेंगे तो मुझे मतलब जो भी मैंने इतना सारा कमाया है, मैंने यहीं पे भी मुझे बहुत सारा प्रेज मिला था, बहुत सारा अप्रिशिएशन मिला था, और अभी मैं मिस्टेक करना स्टार्ट कर दूंगी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो वो लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे, ऐसा भी मुझे डर लगने लगा। और फिर ऐसा एक दौर आया, और मतलब कम्युनिटी में भी, मतलब हम लोग कम्युनिटी में रहते थे, तो वहाँ पे हम एवरी संडे पार्लियामेंट करते थे, जिसमें हमको जो भी प्रश्न है, हमें जो भी प्रॉब्लम है, वो उसमें हम रखते थे। लेकिन मेरा एक भी मुद्दा मतलब उसमें नहीं आता था। शुरुआत में जब नहीं आता था तो अच्छा लगता था कि ये कैसी लड़की है कि इसके कोई प्रश्न ही नहीं है, वो बहुत खुश है, मतलब इसको कोई कंप्लेन ही नहीं है। लेकिन फिर बाद में ऐसा होने लगा कि सब लोग ऐसे बोलने लगे कि यार तू क्वेश्चन क्यों नहीं कर रही है, तेरे तो मुद्दे ही नहीं आते। वो ऐसे प्रकार के मेरे पे मुद्दे आने लगे कि ये कुछ कम्युनिटी में रख नहीं रही है। और फिर ये भी मुझे शौक लगा कि क्यों मुझे बहुत घुटन महसूस होने लगी कि यार मुझे कुछ प्रॉब्लम क्यों नहीं दिखाई दे रही है, सब कुछ मुझे सही लग रहा है, सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा है। और मतलब पहले वो अच्छा लगता था तो मुझे खुशी होती थी कि यार मुझे कोई बुराई नहीं दिख रही है। लेकिन फिर जब कम्युनिटी में आई, यहाँ पे एमएचसी में आई, तब ऐसा लगने लगा कि यार बुराई क्यों नहीं दिखती है, सब अच्छा ही क्यों दिखता है, बुराई भी देखनी चाहिए। और जब बुराई नहीं दिखेगी तो प्रॉब्लम्स कैसे दिखेगा, प्रॉब्लम्स नहीं दिखेगा तो सॉल्यूशन, मतलब जो मुझे करना है वो मैं कैसे कर पाऊंगी। और यही मतलब ऐसा सब कुछ फील होने लगा, और इतना सारा घुटन होने लगा कि यार अभी क्या करूं मैं, मुझे नहीं जीनी है ये लाइफ। मतलब कोई मुझे बोले तो ही मैं करूं, ऐसा मुझे मेरा बिहेवियर होता जाता था। और एक साल, मतलब पूरा एक साल मैंने इतनी सारी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे खुद के दम पे जो भी करना है वो करना है। तो फिर मैं खुद को ही प्रश्न पूछने लगी कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ ये। फिर एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आई कि मुझे खुद पे इतना गुस्सा भी आ रहा था कि यार मैथ्स है, अकाउंट्स है, सबके प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन मेरे खुद के लाइफ के प्रॉब्लम में सॉल्व नहीं कर सकती, तो वो क्या है मेरी जिंदगी। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। मतलब कोई मुझे बोले तो ही मुझे करना है। और पूरी रात मुझे एक साल से पूरी तरह से ऊँघ भी नहीं है, सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता था कि यार मैं जो कर रही हूँ वो कुछ अच्छा है। मतलब हर बार ऐसा ही फील होता था कि यार कुछ गड़बड़ है। मतलब वो संतोष नहीं मिलता था दिल को, वो खुशी नहीं मिलती थी। बस यही तरह से सब कुछ चल रहा था। मुझे मतलब घर से भी फोन आते थे कि अभी तो आ जा, एक साल खत्म होगा। लेकिन मुझे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कि यार मैं आऊँ तो कैसे, आपको मुंह कैसे दिखाऊं कि अभी मैं कुछ नहीं हूँ। जो मतलब ऐसा था कि वहां पे अगर मैं घर पे चली गई तो मुझे बहुत सारा लाड़ प्यार मिलने वाला था। मेरे पापा तो बहुत ही खुश थे कि मेरी बेटी घर पे आ जाए तो ये दिला दूं, वो दिला दूं। लेकिन वो मतलब मुझे बोलते थे कि बेटा हमारे पास गाड़ी है, आपको फोन दिला दे, सब कुछ दिला दे। लेकिन वो मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे मेरे दम पे खुद के डिसीजन लेना सीखना है। मुझे वो चाहिए, मुझे दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे नए कपड़े चाहिए, लेकिन ये मुझे चाहिए। और फिर ऐसा मतलब होने लगा कि मुझे आईएएस बनना था। पापा को भी ऐसा लगता था कि मुझे आईएएस बनना है। लेकिन ये सब बाजू में हो गया कि आईएएस गया भाड़ में। पहले मुझे ऐसा मैं खुद के निर्णय, मतलब मैं किसी को डायरेक्शन दे सकूं, मतलब मैं किसी पर भी चिल्ला नहीं सकती। मतलब मुझे कोई भी बार ऐसा ईगो नहीं हर्ट हुआ, मुझे कोई भी दुख नहीं होता, तो मुझे
ऐसा लगता था कि मुझे आईएएस नहीं करना है, लेकिन ये जो मुझे भी किसी पे गुस्सा करना है, मुझे भी मतलब मेरा ऐसा ड्रीम होने लगे फिर कि नहीं मैं किसी पे चिल्ला रही हूँ। फिर मैं ऐसा देखने लगी कि मेरा ईगो हर्ट हो रहा है। फिर मतलब मैं खुद से डिसीजन ले रही हूँ और किसी को बोल रही हूँ कि ये नहीं तू ये कर। ऐसे मेरे ख्वाब होने लगे, ऐसे मेरे ड्रीम होने लगे, जो पहले मतलब कितना अजीब हो रहा था। मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, ये कॉन्फिडेंस चाहिए था। तो ऐसे मैंने ड्रीम देखने शुरू किए और यही जर्नी मेरी शुरू हुई। और उसमें कोविड आ गया और मतलब उसके पहले 8 मार्च को वुमेन एम्पावरमेंट डे था। तो मतलब यही दौर चल रहा था, मुझे खुद से कुछ करना था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। और वहां पे मतलब हमने वहां पे बड़ौदा में बाहर गए थे और सबने क्वेश्चन किया था कि नारी शक्ति मतलब स्त्री को क्यों हमें आगे, स्त्री कार है, हमें ऐसा बोलना था कि स्त्री कार है, सबको जाके ऐसा बोलना था कि स्त्री कार है। और उसमें मतलब हमने सबके पास से प्रॉमिस लेना होता है कि आप मतलब जो भी हमें महिलाएं दिखे तो हम ऐसा प्रॉमिस लेते थे कि जो भी मतलब आप बोलो कि आप अपने लाइफ की डिसीजन खुद लोगे। ऐसा हमें दूसरों के पास से प्रॉमिस लेना था। और जब मैं वहां पे जाती थी तब मैं जिन लोगों से मिलती थी तो मैं सबको बोलती थी कि आपको ये बोलना है। और मैं ऐसा बोलूं ना कि उनके पास से बुलवाऊं कि आपको ये बोलना है कि आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद लोगे। तो फिर जब मैं उनको बोलती थी तब मुझे लगता था कि यार मैं तो खुद अपने लाइफ के डिसीजन मैं नहीं ले सकती। और तभी मुझे इतना सारा धक्का लगा था कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जिसमें मैं खुद के डिसीजन ले ही नहीं सकूं, मुझे जो करना है वो मैं नहीं कर सकूं। मतलब मुझे बहुत सारा डर भी लगता था कि कोई मुझे, अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया तो कोई मुझे बोलेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी, ऐसा वगैरह कुछ चल रहा था। और उसमें ये सब बड़ा आगे फिर मुझे चाटा जैसा ही लगा वुमेन एम्पावरमेंट डे पे कि ये मैं क्या कर रही हूँ। फिर मतलब कोविड आया तो आत्मजा दीदी आए और उन्होंने सेशन स्टार्ट किए सामर्थ्य के। इसी दौरान सेशन के दौरान एक बहुत ही मतलब पता नहीं क्या मुझे कुछ चाहिए था और वो मुझे मिल गया। ऐसा मुझे उस समय पे महसूस हुआ कि यार यही मुझे लाइफ में चाहिए था। उन्होंने सेशन लेने स्टार्ट किए। हमारे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे सेशंस होते थे, जैसे कि हमने बहुत सारे अंधश्रद्धा, मतलब अगर लड़की या पीरियड्स में है तो वो क्यों तुलसी को नहीं छू सकती, ऐसा वगैरह कुछ पे। फिर मतलब वो क्यों छोटे ड्रेस नहीं पहन सकती, मतलब वो उनकी लाइफ है, क्यों ऐसा नहीं कर सकती, क्यों वैसा नहीं कर सकती। ऐसा हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था। और ये डिस्कशन के दौरान मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मैं भी लड़कियों को ऐसा ही मानती थी कि लड़कियों को कोई भी दिन मतलब कभी भी छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उनको सिर्फ सलवार कमीज ही पहनना चाहिए, ऐसा ही था। तो मतलब मेरे भी ऐसा मुझे भी था कि यार लड़कियां तो ऐसी ही होती है। और मैं एक लड़की होके ये सब कुछ मैं सब कुछ मान रही थी। मैं सब कुछ एक लड़की होके ऐसा कुछ उनके बारे में खराब सोच रही थी। और मुझे वो सेशन में फील हुआ कि यार मैं लड़की होके क्यों ऐसा कुछ अपने बारे में, मतलब अपनी जो भी फ्रेंड्स है उसके बारे में ऐसा सोच रही हूँ। और वहां से फिर मैं पैंट और शर्ट या टी शर्ट पहनती थी और सब लोगों को ऐसा ही लगता था कि वैष्णवी मतलब वो पैंट और शर्ट के बिना नहीं होती, मतलब उनको वो ही पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे ऐसा नहीं रहना है। और जब भी मुझे ऐसा भी पहनने का मन होता था कि यार मैं आज ये ड्रेस पहनूं, तो वो मेरा मन में आ जाता था कि यार सब लोगों को के मन में तो मेरी ऐसी छाप है कि ये तो ऐसे ही दिखनी चाहिए, ये तो ऐसे ही दिखनी चाहिए। लेकिन जब सामर्थ्य का सेशन हुआ तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वो मैं कितनी बंधी हुई हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कपड़े पहनने की भी मुझे छूट नहीं है, मतलब मैं कैसे जी रही हूँ। और उसके दौरान फिर दीदी ने जो भी सिखाया था, तो फिर मैंने वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे जो करना है, मतलब तभी से मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि नहीं, मैंने छोटे छोटे स्टेप लेने शुरू किए
कि मुझे अपने पसंद के कपड़े पहनने हैं, तो फिर मैंने अपने पसंद के कपड़े पहनना स्टार्ट किया। फिर मैंने जहाँ-जहाँ मतलब हमें बोला जाता था कि सच्चाई के सामने खड़े, मतलब हम अगर अपोज़ नहीं करेंगे, हम अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? तो वो मैंने धीमे-धीमे शुरू किया, और इसी दौरान पे मैंने गांधी जी की आत्मकथा मैंने पढ़ी थी, और उसका बहुत सारा प्रभाव मुझ पे पड़ा, ऐसा मुझे लग रहा है कि 2-3 बात थी उसमें कि गांधी जी मतलब वो मुझे स्पर्श कर गई कि यार अगर ये नहीं है तो क्या है लाइफ में। तो पहली बात ये थी कि मतलब जो साउथ अफ्रीका में उनके साथ वो ट्रेन में से उनको फेंक दिया गया, तो मतलब उतना मतलब वो सीन में जब मैं पढ़ रही थी कि यार कितना मतलब उनकी बॉडी भी मेरी जैसी थी, वो कोई हट्टे-कट्टे व्यक्ति तो नहीं थे, फिर भी वो इतना सारा उनमें मतलब वो सत्य है। फिर जो गलत है उनको भी डर लगता था कि नहीं ये गलत है, लेकिन फिर भी उसके सामने वो हिम्मत से बोलते थे, मतलब अपोज करते थे कि यार मेरे देश में ऐसा क्यों हो रहा है कि हम ह्यूमैनिटी को क्यों नहीं देखते थे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही हूँ, मुझे भी मतलब बॉयज और गर्ल्स में मैं ऐसा बोलती थी कि इक्वल है दोनों, लेकिन एक्चुअली मैं ही नहीं मान रही थी कि दोनों इक्वल है, क्योंकि मुझे तो बॉयज जैसा ही बनना था, क्योंकि गर्ल पे मुझे ऐसा लगता था कि वो हमेशा रोती ही रहती है। लेकिन उस दौरान में ऐसा था कि मैं हमेशा इतनी सारी रोती थी कि वो मेरा मतलब वो जो भी हो रहा था, तो मतलब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। और ये गांधी जी की जो भी बातें थी, फिर दूसरी बातें ऐसी थी कि दूसरा ऐसा कुछ था कि जब गांधी जी मतलब यहाँ पे आए, भारत देश में आए, तब उन्होंने देखा कि जो भी लोग हैं मतलब उस हमारे देश में कितनी सारी गरीबी है, और वो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे धोती पहननी है। तो वो सारे मतलब वो उनका जो भी था, फिर मतलब इतना बड़ा देश है और कहीं भी दंगा ऐसा होता था, तो कैसे वो उनको ऐसा फील होता था कि यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा देश है, जो भी है वो मुझे ही सॉल्व करना है। और फिर मुझे सब जगह पे मुझे भी ऐसा लगा कि यार ये मुझे करना है। और फिर वो बुक्स पढ़ने के बाद मुझे सब जगह पे मतलब जिस जगह पे मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे बुराई नहीं है, वहां पे भी मुझे बुराई दिखने लगी। वहीं पे भी मैंने छोटे छोटे स्टेप लेने शुरू किए कि मैंने कुछ बोलना शुरू किया, मैंने अपोज करना शुरू किया, मैंने क्वेश्चन करना शुरू किया। तो जब मैं ये सब कर रही थी तो मुझे बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि यार एक्चुअली ये मैं हूँ, अभी मुझे ऐसा ही बनना है और ये मैं कर सकती हूँ, मतलब ये मैं ही हूँ। तो ऐसा कुछ मतलब ऐसी जर्नी मेरी रही। और एंड ऑफ द एमएचई इतनी अच्छी रही कि मेरा कॉन्फिडेंस, मतलब मुझे जो करना था मेरी लाइफ में, जो मुझे डिसीजन लेने थे, वो मैं अच्छी तरह से ले पा रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब हिम्मत से ले पा रही हूँ। फिर मुझे ऐसा मतलब अभी ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस ही चाहिए और मुझे वही करना है। 3 इडियट मूवी में भी ऐसा होता था लास्ट में, मतलब जब राजू इंटरव्यू के लिए जा रहा था तब मतलब वो वहां पे जो भी ऑफिसर्स से वो बोल रहे थे कि आपको इतनी सैलरी देगी, लेकिन आपको इतना तो करके दिखाना पड़ेगा। तभी वो बहुत ही मतलब उस तरह से कहता था कि मैंने 16 हड्डियां अपनी तुड़वा के ये कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, तो मुझे आप अपना एटीट्यूड, मतलब मुझे मेरा एटीट्यूड रखना है और आप अपनी डिग्री रखो। तो वही तरह का फील मुझे आज मतलब एमएचई में आके मुझे ये तरह का फील मिला कि नहीं, मुझे खुद से करना है जो भी है। વૈષ્ણવે કીધું તેમ એકચ્યુઅલમાં બહુ બધા ક્વેશ્ચન્સ પૂછીને મારું બહુ દિમાગ બધું ઓકે યસ
बहुत दिमाग मेरा खाया हुआ है उसने। बहुत सारे क्वेश्चंस है उसके, और उसको बहुत जल्दी बहुत सारा सीखना होता है, तो उसको मुझे बोलना पड़ता है कि पहले इतना कर, पहले इतना कर, इतना कर। पर वो टेंशन लेती है और मुझे भी टेंशन देती है, और मुझे इसको ऐसा बोलना ही पड़ता है कि तू कर, तेरे से नहीं होगा तो मैं बैठा हूँ। पर वो खुद ही कर लेती थी, इसलिए उसकी बात बहुत अच्छी ये लगी मुझे कि 2 साल के एमएचई में मुझे बहुत उसको देखना नहीं पड़ा। सिर्फ एसओपी का पहले दिन जब आई थी एमएचई में, सिर्फ एसओपी जो अकाउंट की वो मैंने दी है, आज के दिन तक भी वो पूरा हैंडल करती है, और उसमें कहीं भी मैं कोई छूट छाट लूं तो वो भी वो मुझे नहीं लेने देती। इतना बहुत अच्छा। हाँ, उसने अपनी स्टोरी बताई, शायद बहुत जल्दी में बोलने की कोशिश की उसने। मैं आपको, जैसे इसने टाइटल बताया कैटरपिलर टू बटरफ्लाई, वो बता रही हूँ आपको कि जो सामान्य एवरेज लड़की जो होती है अपने घर में चुपचाप शांति से ओबीडेंट, पेरेंट्स कहे वो मानने का, वैसा ही जीने का, सोचने का भी नहीं, पता भी नहीं होता है कि मुझे सोचना पड़ता है कि मैं ये कपड़े पहन रही हूँ वो अपनी पसंद के हैं कि पेरेंट्स या समाज कह रहा है वो कर रही हूँ। ऐसी थी। उसने कहा कि मेंटर्स बहुत खुश थे क्योंकि हम वो जो हम बोलते हैं वो करती थी ऐसा। लेकिन हम सबको प्रश्न होता था कि अगर कुछ और बोले कि तुझे क्या करना है, उसका जवाब उसके पास कभी नहीं होता था, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं है। उसको ऐसी कोई ओरिएंटेशन कहते हैं ना कि ऐसा होता भी है कि हमको सोचना चाहिए, ऐसा ही नहीं था उसकी लाइफ में। उसके आसपास का एनवायरमेंट ही उसको ऐसा मिला था। उसके स्कूल में हो, टीचर्स ने बहुत प्रेस किया हो, तो हम वही सीखते हैं ना, बच्चे वही सीखते हैं कि हाँ हाँ यही सही है, ऐसा दूसरा कुछ है ऐसा तो कुछ उसको पता ही नहीं था। सो जब उसको रियलाइजेशन आया कि नहीं ये कुछ गलत हो रहा है, तो बहुत बड़ा धक्का था उसके लिए, क्योंकि बचपन से ये देखा था उसने, ये तो देखा ही नहीं था। तो दूसरे आसपास की लड़कियां ये कर रही है, एक दूसरे को सवाल कर रही है, मेंटर्स को पूछ रही है, तो उसको ऐसा सवाल हो रहा है कि ये करना चाहिए, ये कर सकते हैं हम, ये गलत कर रहे हैं। वो एक्चुअली ऐसा सोचती थी कि ये हम गलत कर रहे हैं, ऐसा हमको ये नहीं करना चाहिए। इतनी भोली भाली, ओबीडियंट कहते हैं ना, इतनी भोली भाली और अच्छी बच्ची थी वो समाज की नजर से और उसको उसमें से धक्का मार के बाहर भेजना था। सो आई थिंक सामर्थ्य सेशन ने उसको बहुत हेल्प किया। जो आत्मजा का जो सेशन था, कि आपने शायद प्रोजेक्ट के बारे में भी सुना होगा, कि उसमें उसको पता चला कि सिर्फ मैं या यहाँ के एमएचईज नहीं, लेकिन समाज में भी लड़की को यहाँ तक जाना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। और उसने जो सोचने की शुरुआत की, वो आई थिंक सबको पता है कि अभी कहाँ पहुंच गई। अभी एक वैष्णवी का फोन आए, इसलिए सब आ रहे हैं, सबको पता चल जाता है कि ये हमको काम करके भेजना है। उसका बहुत ग्रेजुअल, और जो कैटरपिलर बोला ना कि वैसे धीमे 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 चलते, जैसे ही पता चला और उसको जो फ्रीडम मिली है, जो कॉन्फिडेंस मिला है उसको, और जो उसने उड़ना शुरू किया, ये लास्ट आई थिंक 1 साल में सबने देखा है उसको, कि जो 1 साल में एकदम खुले आसमान में उड़ रही हो ऐसा लगता है। और हम सब बहुत खुश हैं उसकी वजह से, वो खुद बहुत खुश है उसकी वजह से। हमारा समाज है वो जाने अनजाने में बहुत गलत चीजें करता है। जैसे मैं बहुत छोटा था तब से 1-2 चीज सुनता था कहावत के तौर पे। एक था, दीकरी ने गाय दोरे ત્યાં જાય, दीकरी ने गाय दोरे ત્યાં જાય। माने लड़की अगर गौ होती है तो सबको पसंद आता है, क्योंकि सबको भाता है। मैं ऐसा हूं कि मेरे पास लड़की तो खास विशेष करके, लेकिन मेरे आसपास के बच्चे अगर मेरे सामने न बोले तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं सीखा हूं कि अगर मेरी प्रेजेंस में अगर मुझसे सवाया वो नहीं होता है तो मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है। अगर मैं उनको एम्पावर करता हूं, मैं उनको अगर फियरलेसनेस सिखाता हूं, तो कभी मुझे भी सामना करना पड़ेगा। तो मेरा एक मापदंड होता है कि जो लड़के लड़कियां मेरे सामने नहीं बोलते हैं उनके बारे में मैं बहुत सोचता हूं, बहुत समझता हूं कि ये क्यों सामने नहीं बोलता है, क्यों क्वेश्चन नहीं करता है। और जब तक वो क्वेश्चन नहीं करता है ना, तब तक मेरा मेंटर की तरह काम खत्म नहीं होता है। तो ये हमको अपोज करना है कि दिकरी लड़कियों के साथ हमने जो वो गौ का जो एक लेबल लगा दिया है वो ठीक नहीं है, वो बहुत इनजस्टिस करता है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है। और गांधी जी से लेके विवेकानंद से लेके समाज में जितने क्रांति करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये कबूला है, और हमने बहुत सारी बात की है कि विदाउट विमेन
महिलाओं के बिना कोई रिवॉल्यूशन आज तक संभव नहीं हुआ है। जो भी रिवॉल्यूशन, समाज में जो बदलाव आते हैं, उसमें महिलाओं का बहुत अहम हिस्सा होता है। तो ये हमारी एजुकेशन सिस्टम है, इनका दोष नहीं है। इनके क्लास में टीचर के सामने बोलेगी तो टीचर डांटेगा तो क्लास के बीच में इंसल्ट होगा, तो पहले से इतना डर हो जाए कि बोलने का नहीं। और लड़कियों की कहां बात है, ये तो सब स्टूडेंट्स की बात है कि क्वेश्चन करना मना है। यहां क्वेश्चन करना वो गुनाह है। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता हो तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, चुपचाप सहम के रहना पड़ता है। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम है और इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं क्योंकि उसमें आत्मविश्वास नहीं है। और जैसे मैंने कल भी बताया था शायद एक सेशन में कि ये बच्चों को अपनी जिंदगी जीनी है। मैं आपको एक रहस्य सिखाता हूं जो हम हमारी वर्कशॉप में सिखाते हैं। मेरी बच्ची है, वो बहुत क्वेश्चन करती है, मेरा मानती नहीं है, वो अपने डिसीजन खुद लेती है, कुछ भी बोलती है सामने। मुझे क्यों पसंद है, उसमें थोड़ी स्मार्टनेस भी है एज ए पेरेंट, जो सब पेरेंट्स को सीखनी चाहिए कि 10 साल के बाद अगर उसने कोई ऐसी चीज मुझे बताई, 10 साल के 20 साल के बाद जब मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं, कि पापा मुझे ये करना था लेकिन आपने किया ना, आपने बोला ना मुझे, इसलिए मैं नहीं कर पाई और मैं अभी बहुत गुस्सा हूं और आपकी वजह से, आपका दोष है, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की। ये मैं सुनना नहीं चाहता हूं और ये किसी भी मां बाप को सुनना नहीं चाहिए। बच्चों को अपने डिसीजन खुद लेने दो, वो गलत हो तो गलती पे जाने दो, कम से कम वो आपको दोष नहीं देंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी जिंदगी खुद बनाना सीखे। उनके पास हम कितना रहने वाले हैं। वो अगर शादी करती है, ससुराल जाती है, हर मिनट हर कदम उसको खुद के बलबूते पे चलना है और एजुकेशन सिस्टम ऐसी होनी चाहिए जो इसके लिए तैयार करे। सो ये भी ऐसी भली बच्ची थी और ओबीडियंस है, वो मिलिट्री में भी वर्च्यू है। ओबीडियंस जिसको हम बोलते हैं, आज्ञाकारिता, वो मिलिट्री में भी वर्च्यू है क्योंकि जहां क्राइसिस है, जहां लड़ाई लड़नी है, वहां झगड़ा तू करे मैं करूं, डिस्कशन के लिए टाइम नहीं होता है। तो विनीत भाई ने प्रेज किया, उसके साथ में माने हर चीज की अच्छी चीज भी होती है कि वो अगर ओबीडियंट है तो वो एसओपी फॉलो करती है, ठीक है, और वो आपको करने नहीं देती है क्योंकि वो रखेवाली करती है कि आपने मुझे बताया है प्रोसीजर, मैं उसमें छूटछाट लेने नहीं दूंगी। वो ओबीडियंट की वजह से है, लेकिन उस एसओपी को बढ़ावा देना है, उसको सुधारना है, उसको एक्सपांड करना है, अपना दिमाग निकाल के उसमें से कुछ और सृजन करना है, उसके लिए फिर उसकी इंडिविजुअल थिंकिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो ये एजुकेशन सिस्टम में हमें ये सोचना है कि कहां तक हम ओबीडियंस परमिट करें और कहां उसका जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, उसका जो इंडिविजुअल माइंड है, उसको हम एनकरेज करें। और हमें बहुत खुशी है, प्रीति ने बताया, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा कि आज इससे काफी सारे लोग डरते हैं। ये जहां कम्युनिटी में जुड़ी है वहां अभी ऐसी लायनेस हो गई है कि कई लोग, मुझे पता है इसके सीक्रेट, क्योंकि मुझे पता है कि कई लोग करते हैं कि ये वैष्णवी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो सामने बोलेगी। वो आज एक स्टैंड लेगी और जब तक वो हम करेंगे नहीं तब तक वो छोड़ेगी नहीं, और ये उसकी बहुत बड़ी सिद्धि है। So we are very proud of her, very great progress, बहुत exemplary है, कहानी लिखने लायक है। क्या बोला था आपने, दूसरी वाली चीज, भीगी बिल्ली से लायनेस। सो लायनेस के पेरेंट्स को इनविटेशन। આભાર ઓએસિસ નો, તમારી વૈષ્ણવી, આનંદ થયો અમને સાંભળીને। આભાર ઓએસિસ નો। હું એટલું કહેવા માંગુ છું કે ઓએસિસ વેલી જેટલી જવાબદારીમાં સમજે છે એનાથી અમે પા ભાગ બી એને જવાબદારીમાં સમજાવી શક્યા નથી। એટલી જવાબદારીનું એને પણ ભાન આવી ગયું છે, એ તો બરાબર, પ્લસ અમને પણ ભાન કરાવે છે, એ ડબલ પ્લસ છે। થેન્ક યુ।
એને એટલું યાદ કરાવજો કે એને મેરેજ કરવાના છે. હા, મેરેજ કરવાના છે એટલું કે એને ખાલી એને હોવું જોઈએ. અત્યારે નહીં, 2 વર્ષ 5 વર્ષ. હા, મારા મમ્મી છે ને એને ઉડતી ચકલી કહેતા હતા. એને કોઈ દિવસ ચાલતા નહીં આવડતું હતું નાનલે. હંમેશા કોઈ બી જગ્યાએ કોઈ બોલાવે કે જાય તો દોડીને જ જવાનું. એટલે મારા મમ્મી એને ઉડતી ચકલી કહેતા. સારું રહસ્ય કીધું તમે. યસ બેટા. હમણાં પણ ઉડતી ચકલી જ છે અને વધારે आसमान उड़ी रही है. सो मेरा वैष्णवी के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, यानी लायनेस सिर्फ बाहर आके बोलना नहीं है, लेकिन पहले विद इन लायनेस बनने का जो एक्सपीरियंस है. सो मेरे 2 इंसिडेंट है जिसकी वजह से मुझे बहुत रिस्पेक्ट हुआ था कि ये लड़की कैसे इतना डिटेल में सोच सकती है, कैसे वो अपने अंदर के फियर को बाहर निकाल सकती है. सो फर्स्ट 8 मार्च का जो उसने ऑलरेडी शेयर किया कि वो हम जाके प्रॉमिस ले रहे थे, उसी टाइम पे उसके साथ साथ एक प्रोसेस भी चल रही थी. तो एक लड़की है और एक लड़का है जो हम कपल बोलते हैं, और वो रो रहे थे और ये लड़की ने जाके उस लड़की को बोला कि तू कायर है, पहले तेरे आंसू पोंछ और फिर मतलब तू क्यों चाहती कि कोई लड़का तेरी लाइफ का डिसीजन ले, वो कैसे तुम्हें रुला के जा सकता है, तो तुम कायर हो. आप सीन इमेजिन करना कि ये इवेंट के लिए बाहर गए हैं और बस स्टैंड के पास कोई स्कूटर वूटर पे लड़का लड़की जो खड़े होते हैं, लड़की रो रही है, लड़का उसको दिलासा दे रहा है, और इनका काम विमेन एम्पावरमेंट का था. और उसको इतना गुस्सा आ गया कि इतना जुनून आ गया कि उसने जाके वो लड़के को झाड़ा और लड़की को बोला कि तुमको शर्म आती है कि तू रोती रहती है और ये तुमको दिलासा दे. सो उस दिन मुझे पता चला कि एक्चुअली ये लड़की लायनेस है, और मुझे भी ऐसा हो रहा था कि ये करना, ये पूछना किसी अनजान लोगों को, यानी हम किसी को जानते हैं और बोल रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आप जानते नहीं हो और ये स्टैंड लेना. सो उस टाइम पे मुझे जो रिस्पेक्ट हुआ था वैष्णवी को. और दूसरा मेरा इंसिडेंट है कि जो उसने बोला ना कि वो लड़कियों को हेट करती थी क्योंकि उसको लगा था कि लड़की की इमेज ऐसे ही होती है और उसे लड़का बनना था. और जिस दिन उसे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली लड़की की स्ट्रेंथ क्या होती है, और मुझे लड़का नहीं बनना है लेकिन वैसे ही लड़की बनना है, स्ट्रांग बनना है, और उसने आके अपना जो इंट्रोस्पेक्शन मेरे साथ शेयर किया कि दीदी मुझे ये रियलाइज हुआ और मैं क्या ये कर रही थी, एंड नाउ आई वांट टू बिकम अ गर्ल जो स्ट्रांग है, जो सामर्थ्य की मिसाल है, और मुझे ये वो बैरियर नहीं चाहिए. और मैं कैसे सोच रही थी, यानी लड़कियां है तो एक्चुअली समाज में कुछ चल रहा है. सो दैट वाज कि इतना फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन. और ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स करते थे, छोटे छोटे 1-1 घंटे के सेशन होते थे, और उसमें से ये सोच के जो डिसीजन लेना और जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो उसके बेस पे एक्शन उसने इतनी फास्ट लेना स्टार्ट की. सो ये तो शुरुआत है, पर आई कैन इमेजिन कि ये लड़की 5 साल बाद क्या कर रही होगी, और मैं तो उसको आइकॉन की तरह देख रही हूँ कि ये पूरे सामर्थ्य को लीड कर रही होगी, सारी महिलाओं के लिए, सारी गर्ल्स के लिए एक एग्जाम्पल होने वाली है, एंड दैट इज आई कैन प्रॉमिस कि ये होने वाला है. सो दैट्स एक और सीक्रेट मैं भी शेयर करना चाहता हूँ. वैसे बहुत सारे सीक्रेट है. मैं आप सब लोगों को एक चीज बता दूं कि इधर जो शेयर हो रहा है वो 1% 2% भी नहीं है. इससे आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि क्या होता है. ये लड़की इतनी, उसने गांधी जी की बात की. आपको मैं बहुत सही दिल से एक चीज बता रहा हूं कि ये जब बच्चों की जब कुछ बुरी आदतें हो या अब उनका कोई भी ट्रेट जो डेवलप नहीं हुआ हो, डिसऑनेस्ट हो, गलतियां करे, तो हम लोग उनको हमेशा अंदर झांकने का कहते हैं, और कभी कभी कहते हैं कि आप डायरी का इस्तेमाल करो. तो इसके बहुत सारे इश्यूज थे, तो मैंने बोला कि बेटा तू डायरी लिख, मेरे साथ शेयर कर. और मैं उसका मेंटर नहीं हूं. विनीत भाई और प्रीति दीदी उनके साथ काम करते हैं, वो वर्क मेंटर है क्योंकि वो अकाउंट्स की है, मैं अकाउंट्स का नहीं हूं, लेकिन वो मेरी भी शागिर्द है. तो उसकी मेरे साथ इतनी अमेजिंग डायरी की रिलेशनशिप है. उसने ऐसी चीजें मुझे लिख के दी है जो मैं
पढ़ के क्या बोलते हैं, भौचक्का सा रह जाता था कि ये लड़की में इतनी गट्स है कि ऐसी चीजें, इतने खुले दिल से, इतनी प्योर हार्टेड लड़की है, इतनी अंदर से हिम्मत वाली लड़की है। और ये जो हमारी रिलेशनशिप है, जो तू रिस्पेक्ट की बात करती है, आई हैव ऑल्सो कम टू रिस्पेक्ट हर ए लॉट, कि ये लड़की इतना खतरनाक, जिसको शार्प बोलते हैं ना, खून निकले, उतनी ऑनेस्टी से ये लड़की पेश आ सकती है। और ये बहुत बेटा बहुत रेयर चीज है। तो मैं चाहता हूं कि माने आज गांधी जी हो इधर तो कितना प्यार करे तुम लोगों को, क्योंकि बिल्कुल उससे कम ऑनेस्टी की बात नहीं है। ऑनेस्टी तो ऑनेस्टी है, किसी का इजारा नहीं है, वो तुमने साबित कर दिया है। उससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं सलाम करता हूं और चाहता हूं कि यही ऑनेस्टी तू बरकरार रखे।